नहीं आ रहा, देखिए बहुत दिनों से आप लोग आने नहीं दे रहे गोदान का नंबर किसी भी तरह से। अब गोदान शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी का आज तक का जो है वो यही है, और ये सच में इतना अच्छा उपन्यास है। मैं इसको जब पढ़ता हूँ, जैसे मैंने परसों फिर इसको एक बार सोचा कि पढ़ लेता हूँ, लगभग सारा पढ़ा परसों रात को, तो हर बार पढ़ने पर इसमें कुछ ऐसी नई चीजें मिलती हैं जो पहले कभी ना देखी हूं। जब गहराई होती है ना किसी लेखक में, तो उसको समझने के लिए भी आपको उसके लेवल पर धीरे धीरे आने का मौका मिलता है। हर बार कुछ नया मिल जाएगा उसी उपन्यास को पढ़ने में। तो गोदान आज के समय में हिंदी का सबसे अच्छा उपन्यास कहना शायद मुश्किल है, पर हिंदी का सबसे महान उपन्यास गोदान ही है। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे अच्छा होना और सबसे महान होना दो अलग अलग बातें हैं। महानता का संदर्भ यह है कि किसी रचना ने अपनी पूरी परंपरा में कितना योगदान दिया, क्रांतिकारी योगदान दिया। और महानताएं बनने के बाद जो पहले हो चुका है उसको देखने के बाद उससे अच्छा लिख देना, ये इतनी बड़ी बात नहीं होती है। बैकग्राउंड में चीजें महान ना हो तब कुछ बड़ा कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गोदान को लेकर आपको जो नोट्स मिले होंगे, कल मिले थे ना, हमने उसमें सारे प्रश्न भी आपको दे दिए हैं ताकि प्रश्न लिखने का भी बोझ आपके ऊपर ना पड़े। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि गोदान आप सब पढ़ चुके हैं। तो अब गोदान की कहानी तो हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं गोदान के कुछ पृष्ठ आपको कुछ चीजें पढ़ के समझाना चाह रहा हूं कि इसको समझने का तरीका क्या है। देखिए, अच्छे लेखक की पहचान ये होती है कि उसका उपन्यास का कथानक पूरा बंधा हो आपस में। और जब कोई लेखक महाकाव्यात्मक उपन्यास लिखे, ये महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। और इसका मतलब यह है, महाकाव्यात्मक उपन्यास का सरलतम मतलब यह है कि गोदान में उस समय के समाज का संपूर्ण सच विद्यमान है। अगर आपको 1936 के उत्तर भारत के या उत्तर प्रदेश के भारतीय समाज को समझना हो तो आप गोदान को पढ़ लीजिए। 50 किताब पढ़ जैसे गोदान को पढ़िए और समाज को समझ लीजिए। अगर कोई उपन्यास अपने समाज की ऐसी तस्वीर बन सके तो उसको बोलते हैं महाकाव्यात्मक उपन्यास। और गोदान हिंदी का मतलब झूठा सच के अलावा इसी उपन्यास को मुख्य रूप से हम ये दर्जा देते हैं। अब गन्ना, ऊख मतलब गन्ना। अब इस उपन्यास में इतनी सारी कहानियां हैं। जब कहानियां बहुत सारी होंगी तो लेखक के सामने चुनौती है उन सबको जोड़ना आपस में, और शुरू में ही हिंट करना कि कहानियां कौन कौन सी हैं। जैसे दिव्या में क्या प्रयोग हुआ, शुरू में ही एक नृत्य कार्यक्रम है, उसी में सारे पुरुष योद्धा एक साथ आ गए, सारी नायिकाएं एक साथ मिल गई, वहां पर मल्लिका भी आ गई। फिर जो सारे बड़े लोग समाज के हैं, ताकतवर लोग हैं, वो भी बैठे हुए हैं। मारिश को लाना था उसको भी ले आए, और जो सभी चिवुक थे उनको भी लाना था उनको भी लेके आ गए। एक ही अंक में कोशिश करके सारे प्रमुख चरित्रों को शुरू में लाके रख दिया ताकि पाठक का एक परिचय हो जाए कि कौन कौन से पात्र इस रचना में आने वाले हैं, और फिर वो स्टेबल होकर उनको समझ सके। गोदान का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप इसके शुरू के 10-12 पेज पर ध्यान देंगे आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और इस पर एक खूब सवाल आता है मनोविज्ञान का प्रयोग, वो भी आपको इसमें दिखेगा। शुरू के पेजेस में लगातार दिखेगा, शुरू में ही दिखना शुरू हो जाएगा। गोदान है आपके पास? सीधी शुरुआत है बिना किसी बैकग्राउंड के। होरी राम ने दोनों बैलों को पानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटू, जरा मेरी लाठी दे दे। कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। आपको पता लगा अच्छा अच्छा होरी नाम का आदमी है और उसकी स्त्री धनिया है, ये पता लग गया। और दोनों के बीच में हंसी मजाक होना शुरू हो गया, थोड़ा झगड़ा भी होना शुरू हो गया पहले पेज से। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। मतलब सामंत लोगों से दबा हुआ है, खूब शोषण होता है। इसको लगता है कि जमींदार से मिलता रहूंगा तो जान बची रहेगी। पत्नी को लगता है क्या ड्रामा करते हो यार। पत्नियों को आमतौर पर ऐसा लगता है अलग अलग वजहों से, तो इसको भी ऐसा लग रहा है। और ये क्या क्या कह रही है, धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाए। और इससे एकदम पहले वो क्या बोल रहा है घोरी, जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है।
मतलब उपन्यास शुरू हुए भी 10-12 लाइन हुई है और आपको दोनों का चरित्र समझ में आ गया कि होरी है दब्बू टाइप का आदमी, दब जाता है, सब में से करेक्टर है, और धनिया है दबंग, दबंग 3 है ना, हुड हुड दबंग टाइप की है। अभी तो पुलिस वाले का जो हाल करेगी वो उसके बाद देखिए दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल जाएगी। चंडी का अवतार है, साक्षात दुर्गा का अवतार है वो तो। ठीक है, अब देखिए कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स भी हैं। प्रेमचंद का ये आखिरी पूर्ण उपन्यास है, इसके बाद मंगलसूत्र शुरू किया जो पूरा नहीं कर पाए, और मंगलसूत्र एक लेखक की कहानी है जिसके सामने बहुत सारे द्वंद्व हैं पर पूरा हो नहीं पाया। जैसे समझने के लिए इसी पेज पर देखिए, तो धनिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कितनी भी मेहनत कर लो पैसा बचता बचता है नहीं, गरीबी रहती ही है। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। ठीक है, अब एक काम कीजिए, उपन्यास का आखिरी पेज निकालिए। आखिरी पेज से एक पेज और पीछे निकाल लीजिए। मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं, आप बताइए मिला कि नहीं मिला। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, मिला? यहां से एक पैरा शुरू हो रहा है, मिल गया? अरे वहां दीवार पे नहीं मिलेगा भाई, लाइन ही हो क्या नॉवल? याद है? याद है, बाप रे बाप, गजब, एकदम याद हो गया। तो देखिए, धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी, उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे। पहले पेज पे 3 मरे थे, लास्ट में 2 मरे। भाई पहले पे 2 होते, लास्ट में 3, फिर भी समझ में आता कि एक बीच में मर गया होगा। लेकिन पहले पेज पे 3 मरे और अंत में 2 मरे, तो एक तकब्बुर तो है नहीं लेखिका कि पैदा हो गया फिर से बच्चा। क्या कहेंगे इसको आप? कुछ व्याख्या करना चाह रहे हैं? क्या व्याख्या हो सकती है इस बात की कि तीसरी बालिका होगी जो मरी होगी? वाह। तो कहते हैं कि इस किताब में प्रेमचंद अपने अंतिम दौर में बहुत बारीकी से चीजें देख नहीं पाए। ऐसी कुछ और मिस्टेक्स भी मिलेंगी आपको उपन्यास पढ़ते हुए। खैर, उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। आखिरी पेज पे देखिए, होरी मर रहा है, मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुई थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़कर कभी आम भूनकर पना बनाती, कभी होरी की देह में गेहूं की भूसी की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। 3 बच्चे मरे क्योंकि डॉक्टर नहीं आ पाया था। अंत में पति भी मर रहा है क्योंकि डॉक्टर नहीं आ पाया। ये यथार्थवाद का संकेत है कि रचना की शुरुआती स्थिति में और रचना की अंतिम स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है, चीजें जैसी थी वैसी ही हैं। उसकी भी अभी उम्र क्या थी? पहले पेज पर 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे। यहां होती तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट का आंदोलन कर रही होती कि 36वां ही तो है, 2 अटेम्प्ट और दे तो क्या हो गया। और गांव में देखिए 1936, मतलब 20वीं सदी का भी 36वां साल है, धनिया की उम्र का भी 36वां साल है। 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहूं रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था, विद्रोह से भरी हुई। इसका जिंदगी एकदम चौपट टाइप की है, उसको मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, गरीबी की वजह से। 36वें साल में देखिए बेचारी देह भी ढल गई है, दिख भी नहीं रहा है, सुंदर रंग भी संवला गया है। जब धूप में रहेगा तो रंग संवला ही जाएगा उस बेचारे का। और बड़े शहरों में 36वां साल तो लगता है कि यह विवाह की योग्य आयु हुई है। आजकल तो यही हाल है बड़े शहरों में तो। और सलमान खान जो मोस्ट सुटेबल बॉय हमारे देश में इस समय है, कितने 58 साल का,
51 का बुरा मान गए हैं, ऐसे आप प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, बात बनाइए। 51 का है, आपको बुरा लग गया कि 58 कैसे बोल दिया है। 51 का है, एकदम मतलब किशोरावस्था में है भी। और दूसरा मोस्ट सुटेबल बॉय जो है राहुल गांधी, वो कितने साल का है? 50 के आसपास, वो भी चला गया है, 48 का है। जब प्रसाद को पढ़ेंगे तब ये समस्या खास तरीके से आपके सामने आएगी, क्योंकि प्रसाद दिखा रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक में कि जब बाहर से आक्रमणकारी आए तो चंद्रगुप्त ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद अंत में जो सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया उससे विवाह कर लिया। तो एक लेखक ने रिसर्च करके इसका उत्तर ये लिखा कि जब बाहर से आक्रमणकारी आए तो चंद्रगुप्त लड़ाई कर रहा था। लड़ाई का जो पूरा ड्यूरेशन है, जो लड़ाइयां बताई गई हैं उसमें, उसकी ड्यूरेशन करीब 25 से 35 साल के आसपास की है। और रचना के अंत में चंद्रगुप्त का विवाह होने वाला है राजकुमारी से। तो या तो ये मान लेते कि विवाह 25 की उम्र में हुआ और लड़ाई उसने 6 महीने में शुरू कर दी थी, और अगर ये मान ले कि उसने 20 की उम्र में युद्ध करना शुरू किया तो उसका विवाह 50 के बाद हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। तो वो बताना चाह रहे हैं कि काल का ध्यान कैसे प्रसाद ने नहीं रखा रचना में, उस पर आक्षेप कर रहे थे। तो आप शुरू में समझिए कि होरी दब्बू है, गरीब है, धनिया भी बहुत गरीब है, बेचारी उसकी पत्नी है, लेकिन थोड़ा उसके अंदर विद्रोह का तेवर है। अब इतनी गरीबी में क्या बचता है जीवन में? एक चीज बचती है, कम से कम आपसी संबंध अच्छा है तो जिंदगी कुछ मजेदार लगती है कि पति पत्नी है, आपस में उनके दिल से बात हो रही है, तो जिंदगी गुलजार है। अब हंसी मजाक शुरू किया। उसने 5 सामान लाके दे दिए, लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी, तंबाकू का बटुआ, ये पूरी यूनिफॉर्म है। जब होरी कामदेव बनकर निकलता है घर के बाहर, तब इस यूनिफॉर्म के साथ निकलता है। हाँ, फटा हुआ मिर्जई है। तो होरी कह रहा है, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। यही हंसी मजाक तो गृहस्थी में आनंद वाली बात है, इसके अलावा क्या आनंद होगा? यही हंसी मजाक ही है। तो होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। तो होरी का सौंदर्य आप देख लीजिए, गहरा सांवला पिचका, कैसा होरी बन रहा है दिमाग में आपके, देख रहे हैं वैसा होरी है। यही क्रांति है, एक ऐसे व्यक्ति को भारत के सबसे महान उपन्यास का नायक बना दिया, या यूं कहें कि ऐसे व्यक्ति को नायक बनाया, इसलिए उपन्यास भारत का सबसे महान उपन्यास बन गया। ये सही बात हुई। धनिया ने लजाते हुए कहा, देखिए लजा रही है, 3 बच्चे मर गए हैं और 3 जिंदा हैं, लजा रही है। कितना पुराना इनका संबंध है, इस संबंध में भी इनको देखिए लाज शर्म कितनी ज्यादा है। ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। इसको बोलते हैं उलाहना, उपालंब, यही सब होता है, हंसी मजाक आपस में, निशाने मारना, तीर मारना, जवाब देना। अब होरी ने सोचा मजाक का जवाब मजाक में देते हैं। तो क्या तो समझती हम बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। पाठा मतलब पट्ठा, 60 पर तो पट्टे होते हैं मर्द। ये तो मजाक में बोल रहा बेचारा। अब धनिया को टेंशन नहीं हुआ वाली, धनिया को ये हुआ कि काश ऐसा होता हमारे समाज में, हमारे जीवन में। अब उसको वो अपना यथार्थ समझ में आ गया। उसने कहा, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। इस पर एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में जोक चल रहा है आजकल। पत्नी ने पति से कहा कि मैं चांद देखना चाहती हूं। पति उठा, आईना लेके आया, उसके सामने रख दिया। पत्नी भावुक हो गई कि आप आज भी आप मुझे चांद समझते हो। बोला, नहीं, आईने में अपना मुंह देखो और सोचो कि चांद मांगने का हक है तुम्हें। इसलिए लाया। तो कैसे कैसे जोक्स बनाते हैं। तो जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। और उसके बाद कह रही, भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। अब देखिए यथार्थ आ गया अचानक, हंसी मजाक खत्म।
होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता वो बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। और आखिरी पेज पे उसके पहले ही चल दिया। यही लिंक होता है ना, और क्या लिंक होता है। चल दिया उसके पहले ही। पहले 2 पेज में सारी कहानी, जैसे दिव्या के 2 पेज में राजहंस है, हंस नहीं है, राजहंस कूद गया, कूदना छोड़ के बाकी सारी कहानी वैसी की वैसी बाकी उपन्यास में है। इसमें भी ऐसे है। अब आगे आ रहा है कि इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। अब इसमें 3 लाइन बाद देखिए, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इतनी गरीबी में, इतनी जहालत में, इतनी खराब जिंदगी में केवल एक चीज थी जिसके भरोसे जिंदगी चल रही है, वो सुहाग है। इसलिए भारत में पत्नियां ये कामना करती हैं कि वो सुहागन मरे। सुहागन मरे का मतलब पति से पहले मर जाए, बाद में ना मरे। क्योंकि पति ना हो तो भारत की महिला की जिंदगी इतनी चौपट टाइप की है कि वो सच में कोई भी नहीं चाहता कि वैसी जिंदगी उसको जीने को मिले। इसलिए वो सुहागन मरे तो लोग खुश होते हैं कि हाँ सुहागन मरी है, सुहागन मरी है। जैसे ये नहीं बोल रहे जल्दी मर गई, लेकिन सुहागन मरी है। क्योंकि सुहाग, अकेला इंश्योरेंस सुहाग है। इंश्योरेंस ही तो है, सामाजिक सुरक्षा और क्या होती है उस महिला के लिए जिसके पास, जो गांव में है, जो नौकरी नहीं करेगी, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसके पास बाकी उपाय है नहीं जीवन में, उसके पास एक ही गारंटी है, एक ही सोशल सिक्योरिटी है, वो है विवाह, पति। तो ऐसी जिंदगी शुरू में संकेत कर दिया। अब इसके बाद होरी निकला है घर से। वो निकला भी इसलिए है कि आपको शुरू में 3-4 बातें बता दें क्या क्या इस उपन्यास में होने वाला है। होरी कदम बढ़ाई चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गांव से बरखा कर दें और रानी भी सुभीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देखिए, इसकी एक ही इच्छा जिंदगी की, एक गाय। जैसे आप लोगों की बाइक की होती है ना, एक बाइक दरवाजे पर खड़ी है, उसकी शोभा ही अलग है। पीछे कोई बैठा हो तो और शोभा है, लेकिन एक बाइक तो होनी चाहिए। तो ये गांव का किसान आदमी है, उसके जीवन का एक ही सपना है, गाय लेगा। पर गाय उसके लिए ऐसी बात है। उपन्यास का नाम गोदान है, गोदान। और गाय के दान का मतलब है कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए गाय का दान करवाते हैं। ये ब्राह्मणवादी वर्ग जो था, पुरोहित वर्ग जो था, ये उसकी एक ऐसी साजिश थी, जो आदमी जिंदगी भर गाय नहीं खरीद पाएगा उसके मरते समय गाय दान करवाई जाएगी ब्राह्मण पुरोहितों को। सोचिए कितनी शोषण का कितना चरम है। सब लोग अपने अपने घर में किसी की मौत पे गाय खरीद के दान करेंगे, अपने लिए गाय नहीं खरीद पाएंगे कभी भी। और इस उपन्यास का सबसे अच्छा जो प्रसंग है वो इसका अंत है। होरी मर रहा है, माता दीन जी आ गए हैं, चला होरी चला, गोदान करवा दो, गोदान करवा दो। और धनिया ने क्या किया, सुतली जो बेची थी उसके पैसे निकाले, 20 पैसे वो दिए, बोले यही इनका गोदान है बस। ट्रेजिक उपन्यास से कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एक संकेत भी है कि अंत में एक छोटी क्रांति तो हुई कि नहीं करेंगे गोदान भाई। जिंदगी भर गाय नहीं खरीद पाया बेचारा, और जो एक ली उधार में वो मर गई, जिंदगी हमारी सारी खराब हो गई। अब अंत में गाय का दान करें हम किसी को, क्यों दान करें? क्योंकि धनिया विद्रोही है, शुरू से दिखता है, आगे तो और अभी चंडी का अवतार बनेगी। अब इसके मन में चल रहा है कि गाय मिल जाए बस। देशी गायें तो ना दूध दें ना उनके बछड़े ही किसी काम के हों। अगर ये लाइन योगी आदित्यनाथ पढ़ लें तो शमशान घाट से प्रेमचंद को लाएंगे वापस, उनकी राख को, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई गाय माता के बारे में, वो भी स्वदेशी माता के बारे में ऐसे बोल रहा है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा। देखिए पश्चिमीकरण का असर देखिए, पछाई गाय लेगा, बाहर की गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बच्चा थोड़ा कमजोर सा है,
वो तो झुनिया देख के समझ पाई कि नहीं योग्य व्यक्ति है, लेकिन बाकी आम कोई व्यक्ति देखे तो उसको लगता है कि कमजोर सा व्यक्ति है, डरपोक सा है, मेरा सुंदर नहीं है उतना। सुंदरता भी तो पोषण का बाई प्रोडक्ट है ना, जैसा पोषण मिलेगा वैसा बाई प्रोडक्ट। टमाटर खाएंगे टमाटर जैसे हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ऐसे ही होता है। तो कुछ नहीं तो अच्छा वो बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। देखिए बिजनेस सेंस देखिए, एक गाय आ जाए, बछवे होंगे, वो भी बिकेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखिए डबल ट्रिपल रिटर्न मिलने वाला है। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है। देखिए गाय का सपना 3 वजहों से है। एक तो इसलिए कि बच्चों को दूध मिलना चाहिए, दूसरा बिजनेस सेंस से कि गाय आएगी तो फिर मैं बच्चे होंगे बेचूंगा, ये सब करूंगा। इसी धंधे पर इस समय सरकार ने रोक लगा दी है लगभग। तो जो आम किसान है बहुत दुखी इस समय, क्योंकि उसकी जो बिजनेस साइकिल थी या फाइनेंस की साइकिल थी वो रुक गई है। और तीसरा है वो परंपरा कि गौ से द्वार की शोभा है। गाय बाहर खड़ी है तो बात है इस घर में कुछ खास। सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना, न जाने कब यह साथ पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। अब प्रेमचंद ने अपना यत्न करके अचानक उसके सामने क्या कर दिया है, भोला को लाके खड़ा कर दिया है। ये जा रहा है, ये मालिकों से मिलता रहता है, लोग सलाम करते हैं, इसको बड़ा खुश होता है कि मुझे सलाम कर रहे हैं, क्योंकि मैं दरबार में जाता रहता हूं, तो इसी बात से खुश है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला रहा है। भोला इस उपन्यास का सबसे बड़ा पीस है। वैसे तो भारत एक पीस प्रधान देश है, तो पीस जगह जगह मिलते हैं, लेकिन इस उपन्यास में सबसे बड़ा पीस कौन है, भोला है। ये शुरू के 2 पेज पढ़ के तबीयत हरी हो जाती है, लगता है प्रेमचंद क्या खा के लिखते होंगे भाई, इतना महान कैसे लिखते होंगे। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। उसको लगा यार बहुत बड़ी गाय है, बस एक मिल जाए। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपया आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का देना बाकी है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लज्जता जो तकाजे गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। एक समय तक क्या होता है, आदमी अपनी शान को लेकर बड़ा चिंतित रहता है कि उधार लिया सही टाइम पे वापस कर दिया, लो भाई लो, मेरे ऊपर कोई उधार नहीं है, मैं एकदम साफ हूं, कोई ऋणग्रस्त नहीं हूं। मान लीजिए ऋण हो गया, नहीं चुका पा रहे, कमाई नहीं हो रही, अब आगे जिंदगी चलाने के लिए और उधार चाहिए, पहले वाला चुका ही नहीं पा रहे, तो आदमी क्या करता है, पहले अपने रेफरेंसेस देखता है कहां कहां से संभावना बनती है, और जिससे बनती है उसके पास जाके ये मानते हुए कि वापस तो कर नहीं पाऊंगा, तो एक बार में जितना मैक्सिमम मिल जाए उतना ही दे देता हूं। यहां से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया, जहां जहां से हो सकता था, सब खत्म हो गया। अब लोगों ने शर्म छोड़ के तकाजे करना शुरू कर दिया, भाई पैसे वापस करो, फोन करते हैं, क्यों नहीं मिल रहे तुम, पैसे दो। इसको पता है दे ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो एक समय के बाद क्या होता है कि शर्म हया वो सब खत्म हो जाता है। मुश्किलें इतनी हुई मुझ पर कि आसा हो गई, इतनी मुश्किलें पड़ी कि अब चीजें आसान लगने लग गई। अब ये इतना बेशर्म हो चुका है, उधार लेगा नहीं चुकाएगा, 4 लोग आते हैं 5वां भी आ जाएगा, क्या हो गया, धमकाएंगे धमका लो भाई, मारना है मार लो, पैसे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्याज चुकाता है 25%। इतना ब्याज चुकाता है कि मूलधन 2-3 बार चुका चुका है, लेकिन उसके बाद ही मूलधन वैसा का वैसा खड़ा हुआ है उसके सामने। ऐसा नहीं कि वो ईमानदार नहीं है, पैसे चुकाना चाहता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है साहूकारी का कि उसमें ब्याज पूरा चुकता ही नहीं, कभी मूलधन का नंबर ही नहीं आता है। तो बेशर्म हो गया है, निर्लज हो गया, निर्लज। आप आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे ना, आषाढ़ के एक दिन में विलोम नाम का कैरेक्टर है, वो निर्लज है, एकदम बेशरम है। जैसे आप सोच के देखिए, मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, और आप ये भी सोचते हैं कि मुझे बात करके कोशिश करनी चाहिए एक बार, ताकि बाद में खुद को ये कह सकूं कि मैंने प्रयास कर लिया था अपनी ओर से। बेशक सफल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन
अपनी ओर से प्रयास कर लिया, ये तो ठीक है ना, वरना बाद में पता लगा बुढ़ापे में दंतहीन दोनों बैठे हैं और दोनों बात कर रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं बोले, तो ऐसे ठीक नहीं लगता ना। इसलिए ये है कि एक बार आपने कह दिया। अब कल्पना कीजिए, मैं इसके बाद की बात कह रहा हूं, मान लीजिए आपने किसी से कहा कि देखिए आप मुझे अच्छे लगते हैं या आप मुझे अच्छी लगती हैं, क्या हम कॉफी पीने सीसीडी चल सकते हैं? सामने वाला क्या बोलेगा? तीन में से एक ऑप्शन बोलेगा। एक बोलेगा कि हाँ चल सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा सीधे, थोड़ा देखते हैं, कल बात करेंगे, सोचना होगा। सीधे बोलने से वैल्यू कम हो जाती है ना, तो थोड़ा पोस्टपोन कर करके हाँ बोल देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कोई मना कर देगा कि अगर नहीं, मैं सीसीडी में पहले भी जा चुकी हूँ और मैं एक बार गई थी, वहीं स्थायी रूप से मैंने कॉफी पी ली है, अब मेरा मन नहीं करता किसी के साथ जाने का, तो मेरा साथी है मेरे साथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है दूसरा। तीसरा हो सकता है कि व्यक्ति ना हाँ बोले ना बोले, टाल दे आपको, और क्या होगा इसमें? तीसरा बोले कि देखिए मैं पढ़ाई करने आया हूँ या पढ़ाई करने आई हूँ, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, आईएएस बनने के बाद विचार करना है, उससे पहले विचार नहीं करना है, तो मुझे सारी कॉफी का मतलब पता है, मुझे कॉफी नहीं पीनी है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे हैं या आप क्या हैं, मेरी अभी इस तरह की चीजों में ही रुचि नहीं है। आप में अरुचि की बात नहीं है, मेरी ऐसे प्रसंगों में ही रुचि नहीं है। यही तीनों उत्तर होंगे, और क्या उत्तर होगा? अच्छा, मान लीजिए कोई आपसे कहे कि नहीं मेरी रुचि नहीं है इस प्रसंग में, या आप में रुचि नहीं है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आप में जरा भी शर्म और लाज होगी तो अगली बार फिर पीछे नहीं पड़ेंगे उसके। अगली बार वो सामने आएगा तो थोड़ा साइड से हो जाएंगे, ताकि उसको ये ना लगे कि पीछे पड़े हुए आप उसके। यही तमीज तो यही होती है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं विलोम टाइप के। ऐसा एक ना एक व्यक्ति आपने अपने जीवन में देखा होगा जरूर, क्योंकि हर जगह फैले हुए हैं ऐसे व्यक्ति। कोई किसी से इतना टूटकर प्रेम करता है एक तरफा, सामने वाला उसको बिल्कुल रत्ती भर महत्व नहीं दे रहा, पर ये अपनी भावनाओं का इतना मजबूर है, रोज सुबह सुबह भिक्षुक की मुद्रा में पहुंच जाता है कि क्यों आए हो भाई, मत आया करो, क्यों आए हो? नहीं मतलब वैसे ही गुजर रहे थे, हम तो यहीं से गुजर रहे थे। तुम्हें रोज इसी समय ऐसे क्यों गुजरते हो? मैं अलग अलग समय पे निकलता हूं या निकलती हूं, तुम रोज यहीं मिल जाते हो, ऐसे इतना संयोग कैसे हो जाता है? नहीं पता नहीं कैसे हो जाता है। फिर डांट दिया पे, देखो डांटो मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें, बस देखने दो मुझे। तुमको ऐसे पीस भी मिलेंगे, तुमको देख लेता हूं तो मेरा दिन ठीक गुजर जाता है, प्लीज मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूं, प्लीज मुझे। इस तरह के लीचड़पना जो होता है ना, लुंज पुंज व्यक्ति होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं है उसके अंदर, एकदम घिनाया हुआ व्यक्ति बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं घिनाया हुआ व्यक्ति है, एकदम घिन आती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को मजबूर है। बचपन तो याद नहीं आ रहा अपना? अपना ही याद आ रहा है बचपन, कोई बात, किसी और का याद आ रहा है, ठीक है। तो कई लोग इस अवस्था में चले जाते हैं, उनको दया आती है, गुस्सा भी आता है, दया भी आती है, लेकिन अब कोई चला गया तो क्या करें? आत्मसम्मान खो बैठा एकदम, जैसे दिव्या ही आत्मसम्मान खो बैठी है कि मैं सीरो की सहपत्नी बनने को तैयार हो गई अंत में। वो क्या है, आत्मसम्मान खत्म हो गया, जबकि प्रेम में आत्मसम्मान तो बचा रहना चाहिए ना। तो विलोम गया है मल्लिका के घर। मल्लिका युवती है, उसकी मां अंबिका है। मल्लिका कह रही है तुम यहां क्यों आए हो? एकदम गुस्से में। शुरू में आदमी प्यार से मना करता है, मत आया करो, ठीक नहीं लगता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या रखा है इन बातों में। फिर आ गया, 3-4 बार के बाद क्या होगा, क्यों आते हो? 2 दिन बाद क्या होगा, दरवाजा भेड़ देंगे जोर से, उसके बाद दरवाजा मारा कस के। यही तरीके है ना, और क्या तरीका है? धीरे धीरे आप अपना एक्सप्रेशन खराब करेंगे। विलोम इतना बेशर्म है जितना होरी उधार के मामले में है। वो घर के अंदर घुस गया। मल्लिका कह रही है क्यों आए हो यहां पर? कह रहा जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और मेरे यहां होने के लिए इतना काफी है। जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, किंतु तब भी मेरे यहां होने के लिए इतना काफी है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इतना घिनाया हुआ आदमी है। कोई कह रहा वाह, उसको अपना मॉडल पता लग गया कि हाँ बस बस बस, हमारे रास्ते पे कोई हमसे भी आगे निकला हुआ है, ये पता लग गया। तो एक
तरह की बेशर्मी होती है जो हर चीज से पार हो जाती है, फिर उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसको पता है आत्मसम्मान के चक्कर में आ ही नहीं पाऊंगा, आ तो रहा हूं कम से कम बात डांटी सही बात तो हो रही है। जो भारत का सबसे प्रेम वंचित पुरुष होता है ना, वो कई बार इस मूड में आता है कि यार राखी ही बांध दो कम से कम। आपने ऐसे पीस देखे हैं? ऐसे पीस नहीं देखे आप लोगों ने? अरे होते हैं कस्बों में, छोटे शहरों में ऐसे पीस बहुत होते हैं कि यार कम से कम राखी ही बांध दो, बात तो होगी कम से कम। ये एकदम फूका हुआ फुकरा जो